आज निहारिका आखिर सिद्धार्थ की हो गई। विदाई का समय आ गया। माँ पापा अपनी इकलौती लाडली नाजों से पली प्यारी सी बेटी को विदा कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेटी तो आती रहेगी शादी के बाद भी, पर बेटी पर यह अधिकार बोध शायद तब न रहेगा। ये एक प्राचीन मान्यता है। अधिकार तो बेटे पर विवाह के बाद बेटी से भी कम हो जाता है, पर बोध कम नहीं होता शायद। उसी सूत्र को पकड़कर बेटी के माता पिता की आंखें विदाई के समय आज भी भीग जाती है। दिल आज भी तड़प उठता है इस आशंका से कि बेटी ससुराल में दुख पाएगी या सुख। हालांकि आज के समय में यह पता नहीं रहता कि वास्तव में दुख कौन पा सकता है, बेटी या ससुराल वाले। अरमान किसके चूर चूर हो सकते हैं, दोनों में से उम्मीदें किसकी टूट सकती है। विदाई के बाद भरी आंखों से निहारिका कार में बैठी रोड पर पीछे छूटती चीज़ों को देख रही थी। इन चीज़ों की तरह ही जिंदगी का एक अध्याय भी पीछे छूट गया था और कल से एक नया अध्याय जुड़ने वाला था जिंदगी की पुस्तक में, जिसे उसे पढ़ना था। लेकिन पता नहीं अध्याय कितना आसान या कठिन हो। मम्मी, मैं सिद्धार्थ को चाहती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। घर में उठती रिश्ते की बातों से घबराकर निहारिका ने कुछ घबराते और शर्माते शब्दों में माँ को वास्तविकता से अवगत कराया। सिद्धार्थ? पर बेटी, वह तो गैर बिरादरी का लड़का है, पूरी तरह शाकाहारी। वह नौकरी पेशा परिवार है उनका। उससे क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी? लेकिन सिद्धार्थ की जॉब भी वहीं पर है। तुझे हमेशा ससुराल में ही रहना पड़ेगा, ये सोचा तूने? तो क्या हुआ, आप अपने जानने वाले बिजनेसमैन घरों में भी तो मेरी शादी करोगे, तो क्या साथ में नहीं रहना पड़ेगा? यहाँ भी रह लूँगी। है ही कौन घर पर? माता पिता ही तो है। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी है। बिजनेसमैन के घर में तेरी शादी होगी तो रुपए पैसे की कमी ना होगी। कई परेशानियों का हल आर्थिक मजबूती कर देती है। अनुभा जी शंका जाहिर करती हुई बोली, ओहो मम्मी, इतना मत सोचो। अक्सर हम जितना सोचते हैं उतना कुछ होता नहीं है। मैं और सिद्धार्थ दोनों की अच्छी जॉब है। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, निपट लूँगी सब बातों से। आप तो बस पापा को मनाओ, क्योंकि मैं सिद्धार्थ के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। निहारिका के तर्क वितर्क से अनुभा जी निरुत्तर हो गई थी। आजकल के बच्चे कुछ कहे तो माता पिता के होठों पर हाँ के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। यही आधुनिक जीवन शैली और विचारधारा का पहला दस्तूर है। निहारिका के मम्मी पापा ने भी सहर्ष हाँ बोल दी। दोनों पक्षों की सफल वार्तालाप के बाद सिद्धार्थ व निहारिका शादी के सूत्र में बंध गए थे। बारात विदा होने से पहले ही बारातियों की एक कार अपने गंतव्य की तरफ चल दी थी, जिनमें सिद्धार्थ की मम्मी भी थी, ताकि वे जल्दी पहुंचकर बहू के स्वागत की तैयारियां कर सके। बारात लखनऊ से मेरठ जा रही थी। बारात जब घर पहुंची तो नई नवेली बहू के स्वागत में सबके पलक पावड़े बिछड़ गए थे। द्वार चार की थोड़ी बहुत रस्मों के बाद गृह प्रवेश हो गया। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा पाकर दुम दबाकर भागे और घर पर इंतजार करते बैंड वाले भी अपना कर्तव्य पालन कर भाग खड़े हुए। बारात के मेरठ पहुँचते पहुँचते ही रात के 9 बज गए थे। खाना तैयार था। अधिकांश बाराती तो रास्ते से ही इधर उधर के लिए निकल लिए थे। करीबी रिश्तेदार जिन्होंने घर तक आने की ज़रूरत महसूस की थी, वे भी खाना खाकर जाने को उद्यत हो गए। सिद्धार्थ की मम्मी सुरेखा ने सबको भेंट वगैरह देकर विदा कर दिया। घर में अब सुरेखा, राजीव, बेटी, दामाद व दूल्हा दुल्हन रह गए थे। दामाद की तो जॉब दूसरे शहर में थी, पर घर स्थानीय था, इसलिए बेटी दामाद भी अपने घर चले गए। सिद्धार्थ, तुमने भी तो होटल में कमरा बुक किया हुआ है, तुम भी निकल जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे और ड्राइवर तुम्हारे दोस्तों को घर छोड़ता हुआ चला जाएगा। काफ़ी देर हो रही है, आराम करो। राजीव बोले। सिद्धार्थ बहुत थका हुआ था। इतने थके हुए दोनों कि उनका होटल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। यहीं सो जाते हैं पापा,
मेरा कमरा खाली ही तो है, घर में तो कोई मेहमान भी नहीं है। सुरेखा चौंक गई। मन ही मन सोचा, नई बहू क्या सोचेगी। नहीं नहीं, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत ही बिखरा हुआ है। आज तो होटल चले जाओ, कल सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी, सुरेखा बोली। सिद्धार्थ उलझन में सोफे पर बैठा ही रहा और साथ में निहारिका भी। थकान के मारे आंखें मूंद रही थी। मायके की बात होती तो सारा तामझाम उतार कर, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर, फुल एसी पंखा खोलकर चित्त सो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठी रही। जाओ सिद्धार्थ, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। चलो निहारिका। थके मांदे निहारिका व सिद्धार्थ थके शरीर को धकेलकर कार में बैठ गए। निहारिका का दिल कर रहा था पीछे सिर टिकाए और सो जाए। शादी से पहले उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा था कि निहारिका व सिद्धार्थ का लखनऊ से मेरठ की फ़्लाइट का टिकट करवा देते हैं। रोड की 7-8 घंटे की जर्नी इन्हें थका देगी, लेकिन भारतीय संस्कार आड़े आ गए। इसीलिए अनुबाजी बोली, शादी के बाद निहारिका उनकी बहू है, वे उसे ट्रेन से ले जाए, कार से ले जाए, बैलगाड़ी से ले जाए या फिर एरोप्लेन से, हमें बोलने का कोई हक नहीं। सुनकर निहारिका मन ही मन मुस्कुरा दी थी। वाह भाई, भारतीय परंपरा। सड़क मार्ग से यात्रा करने में मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए मुझे उल्टी की दवाई खाकर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी को चाहे कितनी भी ऊंची शिक्षा दे दो और वह कितने ही बड़े पद पर कार्यरत क्यों ना हो, एक ही रात में उसके मालिकों की अदला बदली कैसे हो जाती है, उस पर अधिकार कैसे बदल जाते हैं। उसकी खुद की भी कोई मर्जी है, खुद की भी कोई तकलीफ है, खुद का भी कोई निर्णय है। इस विषय में कोई भी जानना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी शादी होने जा रही थी। वह बड़ी मुश्किल 1 महीने की छुट्टी ले पाई थी। 20 दिन शादी से पहले और 10 दिन बाद के, लेकिन उन 10 दिनों की भी कश्मकश थी। उसे ससुराल में शादी के बाद की कुछ ज़रूरी रस्मों में भी शामिल होना था और हनीमून ट्रिप पर भी जाना था। बहुत बिजी शेड्यूल था। शादी से पहले की छुट्टियां भी ज़रूरी थी। उसे शादी की तैयारियों के लिए भी वक्त नहीं मिल पाया था, ऐसा लग रहा था। शादी भी ऑफिस की ज़रूरी कामों की तरह ही निबट रही है। शायद वे दोनों 1 महीने के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने आए हैं। ऊपर से मम्मी के उपदेश सुनते सुनते वह तंग आ गई थी। बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहू को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना, वैसे रहना, चिल्लाकर बात नहीं करना, सुबह उठना, ऑफिस से आकर थोड़ी देर सास ससुर के पास बैठना, रसोई में जितनी बन पाए मदद जरूर करना। एक दिन सुनते सुनते वह भन्ना गई। मम्मी, जब भाई की शादी हुई थी तब भाई को भी यही सब समझाया था। स्त्री पुरुष की समानता का जमाना है। भाभी भी नौकरी करती हैं, भैया को भी सब कुछ वही करना चाहिए जो भाभी करती हैं। मसलन उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना, किचन में मदद करना, भाभी से ऊंचे स्वर में बात ना करना, ऑफिस से आकर हफ्ते में भाभी के मम्मी पापा से 2-3 बार बात करना और सुबह उठकर भाभी के साथ मिलजुल कर काम करना आदि। लड़की को ही यह सब क्यों सिखाया जाता है? उसके बाद मम्मी के निर्देश कुछ बंद हुए थे। निहारिका को मन ही मन मम्मी पर दया आ गई। गलती मम्मी की नहीं, मम्मी की पीढ़ी की है, जो नई पुरानी पीढ़ी के बीच झूल रही थी। उच्च शिक्षित है लेकिन अधिकतर आत्मनिर्भर नहीं रही, इसलिए कई तरह के अधिकारों से वंचित भी रही। उच्च शिक्षा के कारण गलत सही भले ही समझी हो, नए विचारों को अपनाने का माध्य भले ही रखती हो, लेकिन गलत को गलत बोलती नहीं है, नए विचारों को अपने आचरण में लाने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि मम्मी जी की पीढ़ी की आत्मनिर्भर महिलाएं भी नई पुरानी विचारधारा के बीच झूलती, नई पुरानी परंपराओं के बीच पिसती रहती हैं। फुल होम मेकर्स की शायद आखिरी पीढ़ी है जो अब समाप्त होने की कगार पर है। कार होटल पहुंच गई और निहारिका व सिद्धार्थ को कमरे तक पहुंचाकर सिद्धार्थ के दोस्त चले गए। रात के 1 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। 2 प्रेमी पिछले 3 सालों से इस रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन थके शरीर नींद की आगोश में जाना चाहते थे। दोनों इतने थके कि बात करने के मूड में भी नहीं थे। शादी की
3 दिनों तक चली परंपरावादी प्रक्रिया ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। ऊपर से लखनऊ से मेरठ का भीड़ के कारण 8 घंटे का सफ़र। दोनों उल्टे सीधे कपड़े बदलकर औंधे मुंह सो गए। सुबह लखनऊ व मेरठ के दोनों घरों में सभी देर से उठे, लेकिन 10 बजते बजते सभी उठ गए। बेटी को विदा कर बेटी की माँ आज भी चैन से कहाँ रह पाती है, चाहे वह लड़के को बचपन से ही क्यों न जानती हो। 12 बज गए। अनुभा जी से रहा न गया। उन्होंने निहारिका को फ़ोन मिला दिया। गहरी नींद के समंदर में गोते लगा रही निहारिका फ़ोन की घंटी सुनकर बड़ी मुश्किल जगी। सिद्धार्थ भी झुंझला गया। स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर मोबाइल ऑन कर कानों से लगा लिया। कैसी है मेरी नीहू? सो रही है, मरी नहीं है, निहारिका झुंझलाकर बोली। इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? मम्मी को बुरा तो लगा, पर बोली, सुबह कहाँ है, 12 बज रहे हैं। कैसी है? अरे कैसी है मतलब, कल 1 बजे तो आई मेरठ से, आज 12 बजे तक क्या हो जाएगा मुझे? हमेशा ही तो आती हूँ नौकरी पर छुट्टियों के बाद। तब तो आप फ़ोन नहीं करती, आज ऐसी क्या खास बात हो गई है? कल मैसेज कर तो दिया था पहुँचने का। अनुभा जी निरुत्तर हो चुप हो गई। अभी मैं सो रही हूँ, फ़ोन रखो आप, जब उठ जाऊंगी तो खुद ही मिला दूंगी, कहकर निहारिका ने फ़ोन रख दिया। अनुभा जी की आंखें भर आई। आज की पीढ़ी की बहू की तटस्थता तो दुख देती ही है, पर बेटी की तटस्थता तो दिल चीर कर रख देती है। यह असंवेदनहीन मशीनी पीढ़ी तो किसी से प्यार करना जैसे जानती ही नहीं। जब माँ को ऐसे जवाब दे रही है तो सास को कैसे जवाब देगी? अनुभा जी एक शिक्षित गृहिणी थी और सास सुरेखा एक उच्च शिक्षित कामकाजी महिला। वे प्राइमरी स्कूल में समाजशास्त्र की शिक्षिका थीं। सुबह 8:45 बजे घर से निकलती और 3:30 बजे तक घर पहुंचती। राजीव रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुरेखा के रिटायरमेंट में भी अभी 4 साल बाकी थे। सुरेखा आधुनिक जमाने की उच्च शिक्षित सास थी। कभी कार कभी स्कूटी चलाकर स्कूल जाती, लैपटॉप पर उंगलियां चलाती और जब किचन में हर तरह का खाना बनाती, काम वाली के न आने पर बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, तो उनके ये सब गुण पता भी न चलते। राजीव एक पीढ़ी पहले के पति, पत्नी के कामकाजी होने के बावजूद गृह कार्य में मदद करने में अपनी हेठी समझते और पत्नी से सब कुछ हाथ में मिल जाने की उम्मीद करते। सुरेखा सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी व्यस्त थी। नौकरी की व्यस्तता के कारण उनका ध्यान दूसरी कई फालतू बातों की तरफ नहीं जाने पाता था। दूसरा, सोचने का आयाम बहुत बड़ा था। कई बातें उनकी सोच में रुकती ही नहीं थी, इधर से शुरू होकर उधर गुजर जाती थी। 2 बज गए थे, लंच का समय हो गया था। बच्चे अभी भी होटल से नहीं आए थे। राजीव ने 1-2 बार फ़ोन करने की पेशकश की, पर सुरेखा ने सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब करना गलत है। तुम्हें भूख लग रही है राजीव, तो हम खाना खा लेते हैं, बच्चों का इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चे तो अब यहीं रहेंगे, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर खा लेते हैं। ना उन्हें बांधो ना खुद बंधो, वे आएंगे तो उनके साथ कुछ मीठा खा लेंगे। सुरेखा के जोर देने पर थोड़ी देर बाद सुरेखा और राजीव ने खाना खा लिया। बच्चे 4 बजे के करीब आए। वे सोकर ही 2:30 बजे उठे थे। अब कुछ फ्रेश लग रहे थे। उनके आने से घर में चहल पहल हो गई। राजीव और सुरेखा को लगा बिना मौसम बाहर आ गई हो। सुरेखा ने उनका कमरा व्यवस्थित कर दिया था। बच्चों का भी होटल जाने का कोई मूड नहीं था। सिद्धार्थ भी अपने ही कमरे में रहना चाहता था, इसलिए वे अपनी सूटकेस साथ लेकर आ गए थे। थोड़ी देर घर में रौनक कर खाना खाकर बच्चे फिर अपने कमरे में समा गए। निहारिका अपनी मम्मी को फ़ोन करना फिर भूल गई। बेचैनी में अनुभा जी का दिन नहीं कट रहा था। दोबारा फ़ोन मिलाने पर निहारिका की सुबह की डांट याद आ रही थी, इसलिए थक हार कर समधिन सुरेखा को फ़ोन मिला लिया। थकी हुई सुरेखा भी लंच के बाद नींद के सागर में गोते लगा रही थी। घंटी की आवाज़ से बमुश्किल आंखें खोलकर मोबाइल पर नजरें गड़ाई। समधन अनुभा जी का नाम देखकर हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। हेलो, वे आवाज़ को संयत कर नींद की खुमारी से बाहर खींचती हुई बोली। हेलो सुरेखा जी, लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल निहारिका ने फ़ोन करने को कहा था, पर अभी तक नहीं किया। ओह, निहारिका अपने कमरे में है,
बच्चे 4 बजे आए होटल से, खाना खाकर कमरे में चले गए। फ़ोन करना भूल गई होगी शायद। जब बाहर आएगी तो मैं याद दिला दूंगी। हाँ जी। बेटी की सुबह की डांट से शुद्ध अनुभा जी सुरेखा से भी संभल कर वो धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। सुरेखा का हृदय द्रवित हो गया। बेटी की माँ ऐसी ही होती है। बेटी की याद आ रही है? वे प्रेम से बोली। हाँ, आ तो रही है। अनुभा जी की आवाज़ भावनाओं के दबाव से नम हो गई। पर ये आजकल के बच्चे माता पिता की भावनाओं को समझते कहाँ हैं? सुबह की घटना से व्यथित अनुभा जी बोल पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल बच्चों के जीवन में उलझने के लिए बहुत कुछ है और माता पिता के जीवन में सिर्फ बच्चे, इसलिए ऐसा लगता है। निहारिका बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अभी नई नई शादी है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वह आपकी लाडली बेटी है तो हमारे घर की भी संजीवनी है। बाहर आएगी तो मैं बात करने के लिए कह दूंगी। ठीक है, कहकर अनुभा जी ने फ़ोन रख दिया। सुरेखा की नींद तो अनुभा जी के फ़ोन से उड़ गई थी। राजीव भी आवाज़ से उठ गए थे, इसलिए वह उठकर मुंह हाथ धोकर चाय बनाकर ले आई। बच्चे दूसरे दिन हनीमून पर निकल गए। वापस आए तो कुछ दिन निहारिका के घर लखनऊ चले गए। इस बीच सुरेखा की छुट्टियां ख़त्म हो गई। बच्चे वापस आए तो उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। दोनों के ऑफिस शुरू हो गए और दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वैसे तो सुरेखा बहुत ही आधुनिक विचारों की कामकाजी सास थी, पर वे इस नई पीढ़ी को नवविवाहित जीवन की शुरुआत करते बड़े आश्चर्य व कुतूहल से देख रही थी। इन बच्चों की दिनचर्या में उनके मोबाइल व लैपटॉप के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। उनके ऑफिस संबंधी अधिकतर काम तो मोबाइल से ही निपटते थे, बाकी बचे लैपटॉप से। सुबह 8:30-9 बजे के निकले बच्चे रात के 9 बजे के बाद ही घर में घुसते। उनकी दिनचर्या में अपने नवविवाहित साथी के लिए जगह ही नहीं थी। फिर सास ससुर की कौन कहे, इन्हें प्यार करने के लिए फुर्सत कैसे मिली होगी। सुरेखा अक्सर राजीव से मजाक करती, लगता है प्यार भी मोबाइल पर ही निपटा लिया होगा, ऑफिस के ज़रूरी कामों की तरह। अनुभा जी बेटी से बात करने के लिए तरस जाती। पहले सिर्फ उसकी नौकरी थी, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर अब उसकी दिनचर्या का थोड़ा बहुत हिस्सेदार सिद्धार्थ भी हो गया था। सास ससुर के साथ भी थोड़ा बहुत बैठती है छुट्टी के दिन। कभी किचन का रुख भी कर लिया कर, अब तेरी शादी हो गई है। तेरे सास ससुर अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत उम्मीद तो वे भी करते होंगे। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए अनुभा जी बोली, उफ मम्मी, फिर शुरू हो गए आपके उपदेश। अरे जब मैं किसी से बदलने की उम्मीद नहीं करती, जो जैसा है वैसा ही रह रहा है, तो मुझसे बदलने की उम्मीद कैसे कर सकता है कोई। शादी मेरे लिए ही सज़ा क्यों है। ये मत पहनो, वह मत करो, मन हो ना हो सबसे बातचीत करो, जल्दी उठो, रिश्तेदार आए तो उन्हें खुश करो। निहारिका झल्लाकर बोली। कमरे के बाहर से गुजरती सुरेखा के कानों में निहारिका की ये बातें पड़ गई। सुरेखा बहुत ही खुले विचारों की महिला थी। हर बात का सकारात्मक पहलू देखना व विश्लेषणात्मक तरीके से सोचना उनकी आदत थी। पारंपरिक सास के कवच से बाहर आकर एक स्त्री के नज़रिए से वे सोचने लगी, आखिर गलत क्या कह रही है निहारिका। शादी सज़ा क्यों बन जाती है किसी लड़की के लिए। लड़के के लिए शादी न कल सज़ा थी न आज, पर लड़की के लिए वे खुद भी कामकाजी रही हैं, अंदर बाहर की जिम्मेदारियों में बुरी तरह पिसी हैं। पति ने भी इतना साथ नहीं दिया। कितने ही क्षण ऐसे आए जब नौकरी बचाना भी मुश्किल हो गया था। कामकाजी होते हुए भी उनसे एक संपूर्ण गृहिणी वाली उम्मीद की गई। ऐसे विचार कई बार उसके हृदय को भी आंदोलित करते थे। पर गलत को गलत कहने की, उच्च शिक्षित होते हुए यहाँ तक कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी उनकी पीढ़ी ने हिमाकत नहीं की। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पीढ़ी का मौन अब निहारिका की पीढ़ी की लड़कियों के मुंह से मुखरित हो रहा है। निहारिका की पीढ़ी की लड़कियों की दिनचर्या अपने हिसाब से शुरू होती है और अपने हिसाब से ख़त्म होती है। ये देखकर उन्हें अच्छा भी लगता। निहारिका की पीढ़ी की लड़की का जीवन पति रूपी पुरुष के जीवन के खिलने व सफल होने के लिए आधार मात्र नहीं है, बल्कि दोनों ही बराबर के स्तंभ थे।
एक भी कम या ज़्यादा नहीं। वे अपने बेटे को निहारिका से ज़्यादा बदलते हुए देख रही थी। शादी के बाद वो पहले से जल्दी उठता, दोनों भाग दौड़ कर तैयार होते, बेडरूम ठीक करते, अपने अपने कपड़े प्रेस करते, उन्हें अलमारियों में लगाते। नाश्ते के लिए एक टोस्ट सेकता तो दूसरा कोल्ड कॉफ़ी बनाता, एक कॉर्नफ्लेक्स बाउल में डालता तो दूसरा दूध गिलास में, एक ऑमलेट बनाता तो दूसरा टोस्ट पर बटर लगाता। सुरेखा खुद कामकाजी थी, इसलिए उनकी बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती थी। बस घर की व्यवस्था उन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। राशन पानी सब्जी कब कहाँ से आएगा, काम वाली कब काम करेगी, खाना कब बनेगा, इसका सिरदर्द न होना भी बहुत बड़ी मदद थी। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर मदद को लेकर वे चुप ही रहती थी। लेकिन सिद्धार्थ को हर कदम पर निहारिका का साथ व स्वतंत्रता देते देख सुरेखा को अपना जीवन व्यर्थ जाने जैसा लगता। वे खुद तो कभी नौकरी व घर के बीच पूरी ही नहीं पड़ी, ऊपर से सारे रिश्ते नाते। निहारिका को तो रिश्ते नाते निभाने की कोई फिक्र ही नहीं थी। यहाँ तक तो उसकी ना तो सोच जाती ना ही समय था। उस पर भी अब परिवार छोटे, एक टाइम की चाय भी नहीं पिलानी है, और फिर व्हाट्सअप चाय की प्याली भी गुड मॉर्निंग के साथ व्हाट्सअप पर भेज दो, और ज़रूरत पड़ने पर बर्थडे केक भी। ये सब सोचकर सुरेखा मन ही मन मुस्कुराई। निहारिका की पीढ़ी की लड़कियों ने जैसे एक युद्ध छेड़ रखा है। वर्षों से आ रही नारी की पारंपरिक छवि के विरुद्ध सुरेखा सोचती, भले ही कितना कोस लो आजकल की लड़कियों को, सच तो ये है कि सही मायनों में वे अपना जीवन जी रही हैं, मुखरित हो चुकी हैं। यह पीढ़ी ऐसा ही जीवन शायद उनकी पीढ़ी या उनसे पहले की भी पीढ़ी लड़कियों ने चाहा होगा, पर कायदे और रीति रिवाजों में बंद कर रह गई। पुरुषों के बराबर समानता स्त्रियों को किसी ने नहीं दी, लेकिन यह पीढ़ी अपना वह अधिकार छीन कर ले रही है। फिर विकास तो अपने साथ कुछ विनाश तो लेकर आता ही है। गेहूं के साथ घुन तो पिसी जाता है। निहारिका और सिद्धार्थ दोनों आजकल अत्यधिक व्यस्त थे। रात में भी देर से लौट रहे थे। वर्कलोड बहुत था। दोनों के रिव्यू होने वाले थे। घर आकर दोनों जैसा तैसा खाकर दो चार बातें करके औधे मुँह सो जाते। छुट्टी के दिन भी दोनों लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहते। अनुभा जी की बेचैनी सीमा पार कर रही थी। उसमें सुरेखा जैसा धैर्य नहीं था, न ही वह सुरेखा की तरह व्यस्त थी। इसलिए नई पीढ़ी की अपनी बहू के क्रियाकलापों को भी सहजता से नहीं ले पाती, और अपनी भड़ास निकालने के लिए बेटी के कान भी उपलब्ध नहीं थे। माँ के दुख दर्द सुनना निहारिका की पीढ़ी की लड़कियों की न आदत है न फुर्सत, पर बेटी से मोह कम कर बहू से मोह बढ़ाना अनुभा जैसी महिलाओं को भी नहीं आता। यदि निहारिका ससुराल में न रहकर कहीं अलग रह रही होती तो अनुभा अब तक आ धमकती, पर नए नए समधियाने में जाकर रहने में पुराने संस्कार थोड़े आड़े आ ही जाते थे। बेटी तो दो चार बातें करके फ़ोन रख देती, पर जब तब सुरेखा से बात कर वह अपनी भड़ास निकाल लेती। उनका इस कदर पुत्री मुँह देकर सुरेखा को अजीब तरह का अपराध बोध सालने लगता, जैसे उनकी बेटी को उनसे अलग करके उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। उन्हें कभी अनुभा की फ़ोन पर कही अजीबोगरीबी बातों से चिड़चिड़ाहट होती, तो कभी खुद भी एक बेटी की माँ होने के नाते द्रवित हो जाती। बेटी से प्यार तो सुरेखा को भी बहुत था, पर उसकी व्यस्तता उन्हें प्यार जताने तक का समय नहीं देती। मोह की कौन कहे, पर अनुभा की हालत देखकर उन्हें लगता कि सच ही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। हर इंसान को कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहिए। नौकरी ही जरूरी नहीं है, और भी कई तरीके हैं व्यस्त रहने के। उसका दिल करता किसी दिन इत्मीनान से समझाए अनुभा को कि बच्चों से मोह अब कुछ कम करे और खुद की ज़िंदगी से प्यार करे। अभी 55-56 वर्ष की उम्र होगी उनकी। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। अभी हर समय बेटी बेटी करके उसके मुंह में फंसकर वह खुद की भी ज़िंदगी बोझ बना रही हैं, और बेटी की ज़िंदगी में भी उलझन पैदा कर रही हैं। निहारिका की पीढ़ी की लड़कियों की ज़िंदगी व्यस्तता भरी है। इस पीढ़ी को कहाँ फुर्सत है कि वह माता पिता सास ससुर के भावनात्मक पक्ष को अंदर तक महसूस करे, लेकिन समझा ना पाती। रिश्ता ही ऐसा था। इसी बीच कंपनी ने निहारिका को
15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेज दिया। निहारिका जाने की तैयारी करने लगी। घर में किसी के मन में दूसरा विचार ही न आया। एक आत्मनिर्भर लड़की को ऑफिस के काम से जाना है तो बस जाना है। लेकिन निहारिका की मम्मी बेचैन हो गई। कैसे रहेगी तू वहाँ अकेली इतने दिन? कभी अकेली रही नहीं तू। दिल्ली में भी तो तू अपनी सहेली के साथ रहती थी, अनुभा कह रही थी। सुरेखा को भी मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अकेले का क्या मतलब है मम्मी? नौकरी में तो यह सब चलता रहता है। कंपनी मुझे भेज रही है। आप हर समय चिंता में क्यों डूबी रहती हैं? ऐसा करो, आप और पापा कुछ दिनों के लिए कहीं घुमाओ, या ऐसा करो गरीब बच्चों को इकट्ठा करके आप पढ़ाना शुरू कर दो। निहारिका भन्नाती हुई बोली। निहारिका की बात सुनकर सुरेखा की हंसी छूटने को हुई। तू हर समय बात टाल देती है। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं चलती हूँ तेरे साथ। ओफो मम्मी, आपका बस चले तो मुझे वॉशरूम भी अकेले न जाने दो। मेरी शादी हो गई है अब। जब यहाँ किसी को एतराज़ नहीं तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की चिंता तू क्या जाने, जब माँ बनेगी तब समझेगी। अनुभा की आवाज़ भर्रा गई। माँ अगर इतनी चिंता करती हैं तो मुझे माँ ही नहीं बनना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं फ़ोन ऑफ कर रही हूँ, मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम ख़त्म करना है। अच्छा, फ़ोन ऑफ मत करना, ज़रा मम्मी से बात करा अपनी। निहारिका ने फ़ोन सुरेखा को पकड़ा दिया। आज अनुभा की बातें सुनकर सुरेखा का दिल किया कि बुरा ही मान जाए अनुभा, पर वे अब चुप नहीं रहेंगी, अपनी बात बोल कर रहेंगी। वे फ़ोन पर बात करते करते अपने कमरे में आकर बैठ गईं। देख रही हैं आप कैसे रहेगी वहाँ अकेली? मुझे भी मना कर रही हैं। आप सिद्धार्थ से कहिए ना कि छुट्टी लेकर उसके साथ जाए। उसकी बेसिर पैर की बात पर झुंझलाहट हो गई सुरेखा को। सिद्धार्थ के पास इतनी छुट्टी कहाँ है अनुभा जी? और फिर ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे नौकरी में समय होता जाएगा ऐसे मौके तो आते रहेंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपने उच्च शिक्षा दी है बेटी को तो कुछ अच्छा करने के लिए ही ना, घर बैठने के लिए तो नहीं। समझदार व आत्मविश्वासी लड़कियां हैं आजकल की इतनी चिंता करनी छोड़ दीजिए आप भी। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसे छोड़ दूँ चिंता? आप नहीं करती अपनी बेटी की चिंता? मैं चिंता करती हूँ अनुभा जी, पर अपनी चिंता बच्चों पर लाती नहीं हूँ। सुरेखा का दिल क्या अगला वाक्य बोले। और ना बेटी की सास को जब तक कुछ ऐसा वैसा बोलकर परेशान करती हूँ, पर स्वर को संभाल कर बोली, बच्चों को अपनी ज़िंदगी है। यदि बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो बस माता पिता को चाहिए कि दर्शक बनकर उनकी खुशी को निहारें और खुद को व्यस्त रखें। आज की पीढ़ी बहुत व्यस्त है, इनकी तुलना अपनी पीढ़ी से मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को हमसे प्यार नहीं, पर उनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि कई छोटी छोटी खुशियों के लिए भी उनके पास समय नहीं है। या कहना चाहिए खुशियों के मापदंड ही बदल गए हैं उनकी ज़िंदगी के। अनुभा एकाएक रो पड़ी फ़ोन पर। सुरेखा का दिल पसीज गया, लेकिन सोचा आखिर बेटी से मोह भंग तो होना ही चाहिए अनुभा का। अनुभा जी क्यों दिल छोटा कर रही हैं? निहारिका आपकी बेटी है और ज़िंदगी भर आपकी बेटी रहेगी, लेकिन एक बच्ची आपके पास भी है, उसे भी निहारिका के नज़रिए से देखेंगी तो वह भी उतनी ही अपनी लगेगी। प्यार कीजिए बच्चों से, पर अपना प्यार अपना रिश्ता लाद कर उनकी ज़िंदगी नियंत्रित मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के तरीके ढूंढिए। अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं हुई है, खूबसूरत उम्र है यह तो। सब जिम्मेदारियों से अब जाकर फारिग हुए हैं, अपने छूटे हुए शौक पूरे कीजिए। अब वे दिन लद गए कि बच्चों की शादी की और बुढ़ापा आ गया। अब तो समय आया है एक नई शुरुआत करने का। अनुभा चुप हो गई। सुरेखा को समझ नहीं आ रहा था कि अनुभा उनकी बात कितनी समझी, कितनी नहीं। उसे अच्छा लगा या बुरा। आप सुन रही हैं ना? वे धीरे से बोली। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, बल्कि बड़ी बहन की तरह आपका साथ देना चाहती हूँ। निहारिका खुश है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, अपनी नौकरी में आपके पास कम आ पाती है, कम बात कर पाती है। तो क्या आप सोचती हैं कि वह हमारे पास रहती है तो हमारी बहुत बातें हो जाती हैं? आप दूर हैं फिर भी फ़ोन पर बात कर लेती हैं, लेकिन मैं तो जब उसे अपने सामने थका हुआ देखती हूँ
तो खुद ही बातों में उलझाने का मन नहीं करता। छुट्टी के दिन बच्चे काफ़ी देर से सोकर उठते हैं, फिर उनके हफ्ते में करने वाले कई काम होते हैं। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने या मूवी देखने चले जाते हैं। यदि इस तरह से हम हर समय अपनी खुशियों के लिए बच्चों का मुंह देखते रहोगे तो हमारी खुशियाँ रेत की तरफ फिसल जाएगी मुट्ठी से और हथेली में कुछ भी ना बचेगा। इसलिए कहा इतना कुछ। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात का बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आपकी बात पर सोच रही हूँ। बहुत सही कह रही हैं। निहारिका भी जब तब कुछ ऐसा ही समझाती है, मगर झल्लाकर। मैं भी कोई नई राह ढूंढती हूँ। आप नौकरी में व्यस्त हैं, इसलिए ज़िंदगी को सही तरीके से समझ पा रही हैं शायद। नौकरी के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में व्यस्त रहने के। मैं भी रिटायरमेंट के बाद कोई नया रास्ता ढूंढूंगी। आप भी सोचकर ढूंढिए और ढूंढकर सोचिए, कहकर सुरेखा हंसती। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कब जा रही है निहारिका? परसों सुबह की फ़्लाइट से। ठीक है, कल रात उसे गुड विशेस का मैसेज कर दूंगी, कहकर अनुभा खिलखिलाकर हंस पड़ी और साथ ही सुरेखा जी भी। हाय सुधा, कैसी हो? फोन उठाते ही दूसरी तरफ से किरण का चहकता स्वर सुनाई दिया। अरे किरण, तू कैसी है? कितने दिनों बाद याद आई आज मेरी। किरण की आवाज़ सुनते ही सुधा खुशी से बोली, तो तूने ही मुझे इतने दिन कहाँ याद किया मेरी जान? कहते हुए किरण जोर का ठहाका लगाकर हंसती। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड वाली शिकवे शिकायतों की बातें छोड़ और ये बता, आज घर पर ही है या कहीं जा रही है? नहीं, कहीं नहीं जा रही, घर पर ही हूँ, सुधा ने कहा। ठीक है, तो सुबह 10 बजे डेंटिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट है। तेरा घर उधर ही है तो सोचा आज तुझसे भी मिल लूँ। 11:30 बजे तक फ्री होकर तेरे घर आती हूँ। बाय। इससे पहले कि सुधा कुछ पूछ पाती उसे क्या हुआ है, किरण ने फ़ोन काट दिया। फिर सुधा भी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने में लग गई ताकि उसके आने से पहले फ्री हो जाए और उसके साथ चैन से बैठकर बातें कर पाए। सुधा जब किराए के मकान में रहती थी तब किरण उसकी पड़ोसन थी। हंसमुख स्वभाव की किरण के साथ जल्द ही सुधा की पक्की दोस्ती हो गई। 3 साल सुधा उस मकान में रही। इन 3 सालों में वह और किरण एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे। हर सुख दुख, बाहर आना जाना, पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, कितने सुखद दिन थे वे। फिर सुधा अपने घर में शिफ्ट हो गई। ठीक 11:30 बजे किरण आ गई। सुधा काम निपटाकर बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। आते ही दोनों सहेलियां आत्मीयता से गले मिली। पहले ये बता कि डॉक्टर के यहाँ क्यों गई थी? सुधा ने चिंतित भरे लहजे में पूछा। अरे कुछ नहीं बाबा, दांत में दर्द था तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया। आज ड्रेसिंग करवाने आना था तो सोचा इसी बहाने तुझसे मिल लूँ। वैसे तो घर छोड़कर न तेरा आना हो पाता है और न मेरा। किरण सोफे पर बैठती हुई बोली। अच्छा किया तूने जो चली आई, कम से कम मिलना तो हुआ। एक समय था कि सुबह दोपहर शाम जब मन होता पहुंच जाते थे एक दूसरे के पास, और कहाँ अब 2-2.5 साल हो गए मिले हुए। सुधा भी सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली। और बता, क्या चल रहा है आजकल? किरण ने पूछा और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया जहाँ की बातों का सिलसिला। लेकिन किरण देख रही थी कि सीधा बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रही है और ख़ास तौर पर हंसते हुए वो बहुत ही असहज हो जाती। वह आवाज़ भी धीमी कर लेती। किरण के अनुसार घर में कोई नहीं था। बच्चे स्कूल जा चुके थे और सुधा के पति ऑफिस। तब सुधा इतनी असहज क्यों है? आखिरकार किरण से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया। क्या बात है सुधा, कुछ परेशान सी हो? सब ठीक तो है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अनु ऊपर वाले कमरे में बैठी है, इसलिए और कुछ नहीं। वह सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। सुधा दबी आवाज़ में बोली। अरे वाह, अनु आई हुई है
और तूने मुझे बताया भी नहीं। बुलाना उसे। ऊपर क्या कर रही है? नहाने गई है क्या? किरण ने चहककर एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। आई हुई नहीं है यार, वह तो शादी के 4 महीनों बाद से ही यही है, सुधा ने उदास स्वर में कहा। यही है? लेकिन क्यों? किसी बुरी आशंका से किरण का कलेजा धड़क गया। अनु सुधा की इकलौती ननद है। 2 साल पहले बहुत धूमधाम से सुधा और उसके पति राजीव ने उसका विवाह किया था। लोग वाह वाह कर उठे थे। देखभाल कर बहुत अच्छे घर में विवाह किया था उसे। लड़का भी हर तरह से गुड़ी था। फिर अचानक कुछ नहीं, वही दूसरी औरत का चक्कर। जल्द ही अनु को पता चल गया कि अभिषेक का शादी के बहुत पहले से ही अपनी कंपनी में काम करने वाली एक विवाहित औरत से अफेयर है। अपने पति से तलाक लेकर अभिषेक से शादी तो नहीं कर रही, पर उसे छोड़ भी नहीं रही। अभिषेक भावनात्मक रूप से उस औरत के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि ना तो वह किसी भी तरह से अनु से तालमेल बिठा पा रहा था और ना ही उसे स्वीकार कर पा रहा था। माँ बाप के दबाव में आकर अनु को उस घर की बहू तो बना दिया, लेकिन अपनी पत्नी नहीं बना पाया। बेचारी अनु अंदर तक टूट गई। सबके समझाने, धमकाने, मिन्नतें करने, किसी का भी उन दोनों पर असर नहीं हुआ। सबके सामने अभिषेक और वह औरत अपने रिश्ते से साफ मुकर जाती। अनु उम्र भर तो किसी की बहू बनकर नहीं रह सकती थी ना। आखिर उस बेचारी के भी कुछ अरमान उमंगें थी अपने पति से, लेकिन सब खाक हो गया। आखिर फैमिली कोर्ट में चुपचाप आपसी रजामंदी से तलाक दिलवाकर हम अनु को घर ले आए, सुधा ने संक्षेप में बताया। बस तब से 1.5 साल हो गया। बेचारी इतनी मानसिक त्रासदियों से गुजरती है कि जीवन से ही निराशा हो गई है। रात दिन चुपचाप पड़ी रहती है। लोग पूछने ना लगे इसलिए अपने आप को घर में ही कैद कर रखा है। कहीं नहीं निकलती, किसी से मिलती जुलती नहीं। उसके दुख से दुखी होकर हम भी कहीं आ जा नहीं पाते। उसके उदास व निराश चेहरे को देखकर मन ही नहीं करता, न बाहर जाने का, न तीज त्योहार मनाने का। एक इंसान की गलती की वजह से कितनी जिंदगियों में वीरानी फैल गई। पूरे घर में हर समय नकारात्मकता छाई रहती है। समझ नहीं आता इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकले। हर समय घर में घुटन भरा माहौल रहता है। अथर्व और ईशानी भी सहमे सहमे से रहते हैं। किरण सुधा के चेहरे पर उदासी और घुटन की घनी छाया देख रही थी। किरण के आने से कुछ समय के लिए सुधा के मन से वह छाया लुप्त जरूर हो गई थी, लेकिन अतीत की बात आते ही फिर से घनी होकर चेहरे पर छा गई। किरण स्थिति की गंभीरता को समझ गई। ऐसी हताशा से उबरना और दूसरे को उबारना कितना मुश्किल होता है, यह वह समझती थी। 5 मिनट तक दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिर किरण ने ही सवाल किया, अनु की दूसरी शादी करने की नहीं सोची? तलाक तो हो ही चुका है। वह शादी और पुरुष के नाम से ही इतनी विरक्त हो चुकी है कि इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बहुत कोशिशों की, मगर वह डिप्रेशन से ग्रस्त हो चुकी है। क्या करे? सुधा की आंखें डबडबा आई। किरण समझ रही थी कि अनु के हालात का असर न सिर्फ घर पर बल्कि सुधा के दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ रहा होगा। वह और राजीव शायद पिछले 1.5 साल से फिल्म देखने या घूमने भी नहीं जा पाए होंगे। घर में भी खुलकर बातें या हंसी मजाक नहीं कर पाते होंगे। इस बीमारी का इलाज तो तुझे ही करना होगा। अनु की बीमारी को तुम सब कब तक भुगते रहोगे? किरण ने सहानुभूति से कहा। ये तो ऐसा दर्द है जो लगता है उम्र भर के लिए मिल गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अनु को इस दर्द से कैसे उबारे, सुधा दुखी स्वर में बोली। डॉक्टर नब्ज देखता है, बीमारी पहचानता है और फिर इलाज भी करता है। बिना इलाज किए छोड़ नहीं देता। इसी तरह जीवन में भी दर्द और परेशानियां होती हैं। सिर्फ बर्दाश्त करते रहने से बात नहीं बनती, उन्हें दूर तो करना ही पड़ता है। समय रहते इलाज करना पड़ता है। शरीर के दर्द में डॉक्टर दवा देता है, दर्द बहुत ज़्यादा हो तो इंजेक्शन लगाता है। मन के दर्द में राहत देने के लिए हमें ही एक दूसरे के लिए दवा का काम करना पड़ता है। तुम भी अनु के लिए दवा बन जाओ, चाहे शुरू में थोड़ी कड़वी ही लगे,
लेकिन तभी वह दर्द से बाहर आ सकेगी, किरण ने समझाया। सुधा सोच में डूबी बैठी रही। सचमुच अनु का दर्द तो कम नहीं हुआ, उल्टे वे सब एक बोझिल दर्द के नीचे दबकर छटपटा रहे हैं, खुद वह, राजीव और बच्चे सब। चल अब फटाफट 3 कप चाय बना, ऊपर अनु के साथ बैठकर पीते हैं। किरण ने सिर झटक कर जैसे माहौल में फैले तनाव को दूर करना चाहा, लेकिन अनु तो किसी से मिलना ही नहीं चाहती, किसी को भी देखते ही बहुत असहज हो जाती है। सुधा संकित स्वर में बोली, थोड़ी देर तक ही असहज रहेगी, फिर अपने आप सहज हो जाएगी, तू मुझ पर विश्वास तो रख। किरण मुस्कुराते हुए बोली। सुधा एक ट्रे में चाय बिस्कुट ले आई और फिर दोनों अनु के कमरे में आ गई। किरण ने देखा कि अनु खिड़की के बाहर कहीं शून्य में झांक रही थी। किसी के आने का आभास होते ही उसने दरवाजे की तरफ देखा। सुधा के साथ किरण को आया देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसके बारे में सुनकर वे उससे सहानुभूति जताएंगी, उसे बेचारी की नज़रों से देखेंगी, फिर उसके घाव हरे हो जाएंगे। अनु का हताश, पीड़ा से भरा चेहरा देखकर किरण का दिल पसीज गया, लेकिन अभी समय खुद दर्द में डूबने का नहीं, बल्कि अनु को दर्द से बाहर निकालने का है। किरण ने चाय पीते हुए पुरानी बातें शुरू करनी कर दी। कॉलेज, पुराने मोहल्ले, बाहर घूमने फिरने के दिनों की मस्ती भरी यादें। किरण देख रही थी कि अनु के चेहरे से असहजता के भाव धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, वह सामान्य हो रही है। 10-15 मिनट बाद ही जब अनु को भरोसा हो गया कि किरण उसके घाव को रेत कर उसे दर्द देने नहीं आई है, तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए और वह सामान्य होकर भी कभी मुस्कुरा देती तो कभी एकाध शब्द बोल देती। सुधा के चेहरे से भी तनाव की परतें छटने लगी। करीब 1 घंटे तक सामान्य हल्की फुल्की बातें करने के बाद अचानक किरण बोली, आज मैं डेंटिस्ट के यहाँ गई थी। बहुत दिनों से दाढ़ में असहनीय दर्द हो रहा था। उस दर्द की वजह से सिर, गर्दन, जबड़े सब कुछ दर्द करने लगा था, यहाँ तक कि बुखार तक रहने लगा था। बहुत परेशान हो गई थी। एक छोटी सी दाढ़ ने पूरे शरीर को त्रस्त कर दिया था। शरीर ही क्यों, पूरी दिनचर्या, जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। आखिर डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके सड़ी हुई नर्व को निकाल दिया। अब चैन मिला, दर्द खत्म हो गया। अब जीवन, दिनचर्या सब कुछ ठीक हो गया। अनु और सुधा आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी कि अचानक ये क्या बात छेड़ दी किरण ने। दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही किरण ने अनु से एक अजीब सवाल कर दिया। अच्छा बताओ अनु, मैंने सड़ी नर्व निकलवा कर ठीक किया या नहीं, या मुझे उम्र भर वह दर्द सहते रहना चाहिए था? क्या उसी दर्द को सहते हुए अपना जीवन, घर परिवार सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना चाहिए था? अनु अचकचा गई कि इस सवाल का क्या तुक है। फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर जवाब दिया, नहीं, किसी भी दर्द को क्यों सहना? आपने ठीक ही किया कि उसका इलाज करवाकर दर्द से निजात पा ली, यही तो करना चाहिए था। तो बस फिर अनु, अभिषेक भी तुम्हारी वही सड़ी हुई नर्व है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा जीवन दर्द से उभरता जा रहा है और अस्त व्यस्त हो रहा है। समय रहते उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंको। थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन आगे पूरा जीवन दर्द रहित और सुखमय गुजरेगा, तुम्हारा भी और दूसरों का भी। बल्कि कीड़ा एक दांत के बाद दूसरे दांतों को भी धीरे धीरे खराब करता जाएगा। वे भी बेवजह दर्द और सड़न के शिकार हो जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किरण ने अनु के हाथ पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हो, अनु कांपते स्वर में बोली। किरण ने अपनी घड़ी देखी और फिर बोली, अरे बाप रे, 2 बज गए। बातों में समय कब कट गया पता ही नहीं चला। बच्चों के घर आने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। अचानक अनु ने किरण का हाथ पकड़ लिया। फिर कब आओगी दीदी? सुधा सुखद आश्चर्य से भर गई। आज तक अनु सबसे कतराती रही थी, उसे किसी से भी मिलने में डर लगता था, और आज वह खुद किरण से आग्रह कर रही है आने के लिए। मैं बहुत जल्दी आऊँगी, किरण मुस्कुराकर बोली। याद रखना अनु, डर किसी पर तब तक ही हावी रहता है जब तक वह उसे
भागता रहता है। जिस दिन वह तनकर उसका सामना करने खड़ा हो जाता है, उसी पल खत्म हो जाता है। मेरी बात पर थोड़ा सोचना, कह किरण फिर आने का वादा करके चली गई। महीनों बाद अनु अपने कमरे से बाहर आंगन तक उठकर आई, किरण को विदा करने। सुधा देख रही थी, कुछ मिनटों में ही अनु के चेहरे पर हल्की सी रंगत आ गई है। उस दिन अनु ने बच्चों से हंसकर बातें की, उन्हें होमवर्क करवाया और फिर रात के खाने की तैयारी में सुधा की हेल्प की। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए सुधा की बेटी ईशानी ने उसे फिर टोका, मम्मी आज मेरे सॉफ्ट टॉय ज़रूर धो देना प्लीज़। हाँ बेटा, आज धो दूँगी। बच्चों को स्कूल और राजीव को ऑफिस भेजने के बाद सुधा ने घर के बाकी काम निपटाए। अनु की मदद से उसका काम आज जल्दी ख़त्म हो गया। तब उसे याद आया कि बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ धोने हैं। वो बच्चों के कमरे में गई और अलमारी से खिलौने निकालने लगी। बटरफ्लाई, कछुआ, बिल्ली, अलग अलग तरह के टेडी बियर। उसे याद आया, इनमें से अधिकांश खिलौने तो अनु ने बनाए थे बच्चों के लिए। अनु खुद खिलौनों के पैटर्न्स और डिज़ाइन बनाती, फिर बाज़ार से खिलौने के हिसाब से फ़र, चाइना फ़र, एक्रेलिक क्लॉथ, आँखें, नाक आदि खरीदती और टॉयज़ बनाती। उसकी बनाई बटरफ्लाई तो इतनी सुंदर और प्यारी थी कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी बनवाई थी उससे। अनु के हाथ में इतनी सफाई थी कि खिलौने बिल्कुल रेडीमेड लगते थे। सुधा ने सॉफ्ट टॉयज़ धोकर सूखने रख दिए और फिर अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। उसे जल्दी टॉयज़ बनाने का सामान, फर आदि मिल गए। फिर मन ही मन कुछ सोचकर वह मुस्कुरा दी। शाम को सुधा ने ईशानी और बेटे अथर्व को कुछ सिखा पढ़ाकर अनु के पास भेजा। बच्चे खिलौने लेकर अनु के पास गए। बुआ, आप पहले हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने बनाती थी, अब भी बनाइए ना। ये बटरफ्लाई पुरानी हो गई है, मेरे लिए नई रंग बिरंगी बटरफ्लाई बना दो ना प्लीज़। ईशानी ने मनुहार से कहा। बुआ, आपने दीदी के लिए कितने टॉयज़ बनाए थे और मेरे लिए एक भी नहीं। मुझे भी चश्मे वाला टेडी बियर बना दो, नन्हे अथर्व ने शिकायत करते हुए कहा। अरे अरे मेरा प्यारा बेटा, नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी ढेर सारे टॉयज़ बना दूंगी, अनु ने अथर्व को गोद में लेते हुए प्यार से कहा। अगले दिन अनु ने भी अलमारी खंगाली। सुधा ने तो थैली पहले ही ढूंढ रखी थी, जल्द ही मिल गई। अनु ने उसमें से सामान निकालकर टेडी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन टेडी के लिए चश्मा नहीं था। अनु ने छोटा सा टेडी बना दिया और एक रंग बिरंगी बटरफ्लाई भी। जब ईशानी और अथर्व स्कूल से आए तो टॉयज़ देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अथर्व जिद पर अड़ा रहा कि उसे टेडी के लिए चश्मा चाहिए। ठीक है बेटा, कल मार्केट से ले आऊँगी जाकर, अनु ने कहा। तो मेरे लिए बड़ी वाली कैट का सामान भी ले आना, ईशानी ने झट अपनी फरमाइश रख दी। काम निपटाने के बाद अनु ने सुधा से मार्केट चलने को कहा तो वह खुशी से खिल गई। उसने तुरंत किरण को भी मार्केट पहुंचने को कहा। सालों बाद तीनों उन्मुक्त पंछी की तरह मार्केट पहुंची और उस शॉप पर गई जहां से अनु 4 साल पहले तक टॉल्स बनाने का सामान लेती थी। शादी की खरीदारी करने आई अनु अब 2.5-3 साल बाद मार्केट आई थी। कोर्ट कचहरी के बाद उसने आज जाकर बाहर की दुनिया देखी थी। शॉप एक बुजुर्ग अंकल की थी। अनु हमेशा उन्हीं से सामान लेती थी। वे अंकल अनु को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन आज अंकल की जगह एक नौजवान शॉप पर था। उसका नाम ऋषभ था। पता चला अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका बेटा ऋषभ आज शॉप पर बैठा है। अनु ने टेडी बियर की नाप का फ़र और कैट बनाने के लिए फ़र खरीदा। ऋषभ को अनु के बनाए टेडी बियर की डिज़ाइन बहुत पसंद आई। उसने अनु से पूछा कि यदि वे ज़्यादा मात्रा में टॉयज़ बना सकती हैं तो वह अपनी शॉप में सॉफ्ट टॉयज़ की बिक्री का काउंटर शुरू करना चाहता है। अनु कुछ कहती उससे पहले ही किरण ने हाँ कह दी। अब तो अनु का भी मन लग गया। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो किरण की बातों से उसी दिन हो चुका था। अभिषेक नाम की सड़ी हुई नर्व वह निकाल कर फेंक चुकी थी। सुधा बराबर उसके लिए पेन किलर का काम कर रही थी। राजीव भी बहुत खुश थे अपनी बहन को सामान्य होता देखकर। अनु घर के कामों में हाथ बटाकर फिर टॉयज़ बनाने बैठ जाती। दोपहर को सुधा भी उसके साथ फर की कटिंग या सिलाई कर देती। कभी किरण भी आ बैठती।
फिर तीनों की खिलखिलाहटों से घर खिलने लगा। अनु फिर से अथर्व और ईशानी को पढ़ाने लग गई थी। बच्चे भी खुश थे। महीने भर में ही उसने पर्याप्त खिलौने बना लिए। एक दिन तीनों बाजार में जाकर टॉय शॉप पर दे आई और नया फर ले आई। अब तो अक्सर अनु, सुधा और किरण का मार्केट में आना जाना लगने लगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। अनु के बनाए टॉयज लोगों को खूब पसंद आ रहे थे, खूब बिक रहे थे। अनु भी खूब व्यस्त रहने लगी थी। इधर कुछ दिनों से किरण देख रही थी कि शॉप वाला नवयुवक ऋषभ उनके आने के लिए दिन और समय खुद देता था, ताकि उस समय वह खुद अपनी शॉप पर उपस्थित रह सके। फर और अन्य सामान दिखाने में और बात करने में काफ़ी समय उन लोगों के साथ बिताता। स्पष्ट था वह अनु को पसंद करने लगा था। उसके नम्र और सभ्य स्वभाव ने उन तीनों को भी प्रभावित किया था। किरण ने सुधा को इशारा किया तो वो मुस्कुराकर फुसफुसाई, काश ऐसा ही हो, लेकिन अनु के बारे में जानने के बाद क्या वह। किरण उसे खींचकर शॉप से बाहर ले आई। उसे अनु के बारे में सब पता है। एक दिन किसी काम से मैं अकेली मार्केट आई थी तो ऋषभ से मुलाकात हो गई। तभी अनु के बारे में बात हुई। वो अनु को बहुत पसंद करता है, अच्छा लड़का है, शादी करना चाहता है उससे। सच? काश अनु मान जाए। सुधा का गला खुशी के मारे रुंध गया। दोनों ने अनु और ऋषभ की ओर देखा। दोनों एक दूसरे में खोए थे। अनु के चेहरे पर एक सरलज अरुणिमा छाई हुई थी। आंखों में ऋषभ के प्रति स्वीकृति के साफ भाव थे। बधाई हो, दवा ने अपना काम कर दिया। सारे दर्द दूर करके जीवन को फिर से स्वस्थ कर दिया, किरण ने कहा और फिर दोनों मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए